कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष अमेरिका से सुधा ओम ढींगरा की कहानी क्षितिज से परे लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी क्षितिज से परे सुनिए वैदेही के स्वर में। मेरा नाम सुबह वर्मा है। मैं अमेरिका की एक लॉ फर्म ब्राउन एंड एसोसिएट्स में वकील हूँ और तलाक के मुकदमों की पैरवी करती हूँ। अमरीकी लोग मुझे सू कहते हैं। भारतीयों के नामों का अमेरिकन सही उच्चारण नहीं कर पाते। नाम का अनर्थ करवाने से बेहतर मैंने सू से समझौता कर लिया है। मैं भारतीय मूल की वकील हूँ और लॉ फर्म मुझे दक्षिण एशियन मूल के लोगों के ही केस देती है। मुवक्किल और वकील दोनों को एक दूसरे को समझने समझाने में आसानी होती है। मेरी लॉ फर्म की नियमावली के अनुसार गोपनीयता पहला नियम है। मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकती। तो ऐसा करते हैं कि केस को समझने के लिए काल्पनिक नाम रख लेते हैं। पति सुलभ और पत्नी सारंगी, और वकील तो मैं हूं ही। हाँ, तो सुलभ और सारंगी की जो फाइल मुझे मिली थी उसमें नोट लिखा था, शादी के फौरन बाद दोनों 40 साल पहले अमेरिका आए थे। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। चारों विवाहित हैं और 8 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। वर्षों के गृहस्थ जीवन के बाद पत्नी तलाक लेना चाहती है। आगे लिखा था, अगर समझौते से कार्य संपन्न हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट द्वारा इसे पूर्ण करें, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में जाओ। हमारी फर्म का काम है तलाक करवाना। हर बार हर केस पर ऐसा ही लिखा होता है, पर यूं ही कार्य कैसे संपन्न कर दिया जाए? अगर कहीं संबंधों में आग बाकी है और छोटी छोटी बातें बढ़ गई हैं, अहम आवश्यकता से अधिक टकरा गए हैं, समय रहते उन्हें संभाला जा सकता है, तो घर बचाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इस केस ने तो मुझे भीतर तक हिला दिया था। 40 वर्षों की गृहस्थी के बाद भारतीय पत्नी तलाक मांग रही है। अमरीकी लोगों के तो रोज ही ऐसे किस्से दूसरे वकीलों से सुनती हूँ। उत्सुकता थी उन कारणों को जानने की जो उसे अपनी भरी पूरी गृहस्थी को छोड़कर अलग रहने पर मजबूर कर रहे थे। लीजिए, मैंने फाइल खोल दी है। बंद हुआ केस बाहर निकाला है। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में गोल मेज के एक तरफ सारंगी बैठी हैं और दूसरी तरफ वकील यानी मैं। सुलभ तो आया नहीं। तलाक का निवेदन पत्र सिर्फ सारंगी की तरफ से ही दिया गया है। कमरे में हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया गया है। सारंगी जी, निश्चित आप तलाक लेना चाहती हैं? मैंने प्रश्न पूछा। जी, कोई दो राय नहीं, बड़े विश्वास से वे बोली। कौन से ऐसे कारण थे जो असहनीय हो गए और आपको यह कदम उठाना पड़ रहा है? कारण असहनीय नहीं होते, इंसान होते हैं, और वे कारणों को असहनीय बना देते हैं। फिर भी कुछ तो बताइए ताकि मैं केस समझ सकूं। जी, मेरे बारे में कुछ भी सोचने से पहले एक बात ध्यान में रखिए, औरत गृहस्थी को कभी तोड़ना नहीं चाहती। उसने बड़े प्यार और यत्न से उसे खड़ा किया होता है। जब उसके स्वाभिमान और सम्मान के चिथड़े उस गृहस्थी में रोज उड़ने लगते हैं तो वह उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। बाकी बची औरत को संभालना चाहती है। मैं इसीलिए आपके सामने हूँ। 40 वर्षों को छोटा भी करूं तो सूत का कपड़ा तो है नहीं कि एक ही धुलाई में सिकुड़ जाएगा। लंबा सफर है, कितना छोटा करूं? हाँ, कुछ एक मुख्य मुख्य बातें बताती हूँ जिनकी वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कई क्षण खामोशी पसरी रही। अपनी बात कहने से पहले वह अपने आप को समेट रही थी। सोच रही थी कि अपनी बात कहाँ से
और कैसे शुरू करें। सारंगी ने बोलना शुरू किया। 9 अप्रैल 1970 को अपने पति सुलभ के साथ जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर डरी सहमी उतरी थी। शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे और मैं सिर्फ 17 साल की थी। सुलभ को पीएचडी करने के लिए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था और उनके परिवार वाले उन्हें अकेला पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए जल्दी जल्दी में शादी कर दी गई थी। उस समय लड़के लड़की से पूछा नहीं जाता था, परिवार आपस में बात तय करते थे। हम दोनों के परिवारों की आपस में घनिष्ठता थी और एक मैट्रिक पास लड़की की पीएचडी करने वाले लड़के से शादी हो गई। बहुत सुंदर थी मैं, ताजी खिली कली सी किशोरी थी अभी। अपने बेटे के लिए ससुराल वालों ने मुझे मांग कर लिया था। वे मुझे बहुत पसंद करते थे। एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने धीरे से उन्हें पूछा था, ये लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वे गुस्सा हो गए। बेवकूफ, अंग्रेजी बोल रहे हैं, इतना भी नहीं पता चलता तुम्हें? सारे रास्ते ऊट पटांग प्रश्न कर करके परेशान कर दिया। पहाड़ी से लुढ़क कर तराई में आ गिरी। 17 वर्ष की किशोरी नए देश, नए परिवेश, नए लोगों में जिस पुरुष के साथ सब कुछ छोड़कर आई थी, वह उसे समझाने की बजाय, उसकी उत्सुकता शांत करने की बजाय डांट रहा था। इंग्लिश तो मैंने भारत में पिताजी और बहुत से लोगों को बोलते सुना था। वह अंग्रेजी इनकी अंग्रेजी से बिल्कुल भिन्न थी। यह तो मुझे बाद में पता चला कि ब्रिटिश अंग्रेजी और अमेरिकन अंग्रेजी के उच्चारण और लहजे में बहुत अंतर है, इसीलिए समझ नहीं पाई थी। इमिग्रेशन से निकलकर सामान लेने तक मैं चुप रही, बस पीछे पीछे चलती रही। हर चीज़ मुझे अजीब लग रही थी और लोगों की नज़रें मुझे बेचैन कर रही थी। वे मेरी साड़ी, गहने, चूड़ा, माथे की बिंदी और लौंग को ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैडम, उस समय अमेरिका में भारतीयों को हीनता की नज़र से देखा जाता था। चारों ओर की चकाचौंध भरमा रही थी मुझे। हर अनुभव अद्भुत और अचंभित करने वाला था। दूसरा जहाज पकड़कर हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वे सारे रास्ते चुप थे, कुछ नहीं बोले। मैं महसूस कर रही थी कि मैं इन्हें बोझ लग रही थी। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व थी। कई बार सोचती कि इनके लिए भी सब कुछ नया है, ये नर्वस हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते, तभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर सुलभ के प्रोफेसर लेने आए हुए थे। मैं नमस्ते कर मुस्कुरा दी। सुलभ ने उनसे हाथ मिलाया। सामान लेकर हम कार की तरफ चल दिए। नींद से मेरी आंखें बोझिल हो रही थीं। कार में बैठते ही मैं सो गई। उठी तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे कार खड़ी थी। उसका बड़ा सा दरवाज़ा खोला तो देखा कॉरिडोर में कई बंद दरवाजे थे। बाईं तरफ के पहले ही दरवाजे का ताला खोलकर हम अंदर आए और प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये आपका अपार्टमेंट है। उन्होंने कमरा, रसोई, बाथरूम दिखाया और हाथ मिलाकर चले गए। जिस कमरे से हम भीतर आए थे उसमें एक सोफ़ा और एक मेज पड़ी थी। दूसरे कमरे में एक बेड था और रसोई में छोटी सी मेज और 2 कुर्सियां थीं। भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। परिवार वालों ने रास्ते के लिए जो पराठे बनाकर दिए थे वे समाप्त हो गए थे। सुलभ ने खुशी से पहली बार मुझसे बात की थी। सारंगी, ये यूनिवर्सिटी के घर हैं, विद्यार्थियों के लिए ही हैं। याद कर लो, यूनिवर्सिटी का नाम है यूएनसी चैपल हिल। हम चैपल हिल यूनिवर्सिटी टाउन में आए हैं। और प्रोफेसर क्लार्क जाते जाते मुझे एक बात और बता गए हैं कि चैपल हिल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 8 भारतीय विद्यार्थी हैं। सबके अपार्टमेंट आमने सामने हैं। मैंने राहत महसूस की थी। कम से कम बातचीत की तो आसानी हो जाएगी। सुलभ ने मुस्कुराकर कहा था,
भूख लगी है तुम्हें? प्रोफेसर क्लार्क बता गए हैं अभी कोई खाना लेकर आएगा। उन दिनों आज की तरह एक यूनिवर्सिटी में 200-300 विद्यार्थी भारत से नहीं आते थे। हर वर्ष बहुत कम आया करते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाला दक्षिण भारतीय दंपत्ति खाना लेकर आया था। इडली सांभर और चावल। इडली सांभर का नाम मैंने पहली बार सुना था। जिस छोटी सी जगह से मैं आई थी वहाँ अपने आसपास के अतिरिक्त और किसी भी बात की जानकारी मुझे नहीं थी। भूख इतनी लगी थी कि सब खा गए। उन्होंने अपना परिचय दिया। नाम के नाथन और विद्या। विद्या से उसी पल मेरी दोस्ती हो गई। बाद में उसी ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। के नाथन बहुत विनम्र और बेहद काबिल इंसान लगे थे मुझे, पर सुलभ को पसंद नहीं आए। दोनों एक ही प्रोफेसर के पास पीएचडी करने वाले थे। वे हमसे कुछ दिन पहले आ गए थे। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और विद्या को हिंदी, पर दोनों एक दूसरे के भाव पकड़कर बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद इन्होंने कहा था, इस तरह बोलते हुए बेवकूफ़ लग रही थी, अंग्रेजी सीखो। पर कहाँ से, कौन सिखाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। और के नाथन के बारे में कहा था, साला अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, देखना मैं इसे कैसे पछाड़ता हूँ। झुरझुरी सी फैली थी बदन में। मेरे पति ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह सारी भूमिका इसलिए बांधी है कि इस तरह मेरे जीवन की शुरुआत हुई। बेवकूफ़ शब्द तब से मेरे साथ चिपक गया, दीवार पर लगे पोस्टर की तरह। 40 सालों बाद भी मैं बेवकूफ़ हूँ। सुलभ उस रात मुस्कुराए थे, या जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती है तब मुस्कुराकर बात करते हैं। उम्र भर वे मेरे साथ रूखे सूखे बने रहे। लोगों के साथ भी उनका व्यवहार कई बार बहुत अनुचित होता है, अशिष्टता की सीमाएं पार कर जाता है। विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोफेसर तो बन गए, पर विद्यार्थी और प्राधिकारी उन्हें पसंद नहीं करते। काबिल और सफल लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, पर उनको अपनी बौद्धिकता का बहुत दंभ है, जो अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। उनकी प्रज्ञाशीलता पर मुझे भी गर्व है, पर दूसरे का अस्तित्व ही नहीं, इस मानसिकता के साथ नहीं जी सकती। तलाक के अन्य कारणों में यह भी है कि अब मैं एक क्षण और बेवकूफ़ बनकर नहीं रह सकती। बच्चों के सामने इतने वर्ष अपमानित हुई, पर ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने बेइज्जत नहीं होंगी। हाँ, तो मैं बता रही थी, दूसरे दिन ये लैब चले गए। मैं और विद्या दोनों बन संवर कर घर के आसपास के स्टोर देखने निकल गईं। पैदल चलकर जितना हम जा सकती थीं गईं। उम्र और जिज्ञासु मन गवेषणा करना चाहता था। विद्या ने बातचीत के लिए अंग्रेजी के वाक्य याद करवाए, उनके अर्थ समझाए। शाम को उत्सुकता से इन्हें सब बताना चाहती थी, पर ये मेरे प्रति उदासीन बने रहे। नई नई शादी हुई थी और पति को अपने प्रति नीरस पाकर चिपट गई थी उनके साथ। कमरे का एकांत और उम्र के उफान को रोक नहीं पाई थी। रो पड़ी थी। बोलिए, मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं? बोलिए। मैं रोती रोती उनसे लिपटती गई थी और इन्होंने मेरा समर्पण स्वीकार कर लिया। कठपुतली की तरह समर्पित रही हूँ। उन्हें खुश करने में लगी रही, वे खुश नहीं हुए। बच्चों के बाद तो मेरा समर्पण भी स्वीकार नहीं किया। थक गई हूँ मैं। मुझे अब किसी को खुश नहीं करना। मुझे किससे खुशी मिलती है वह सब मैं करना चाहती हूँ। इनकी पीएचडी 5 वर्षों में समाप्त हुई। के नाथन, जो इनकी नज़रों में कुछ नहीं था, 4 सालों में अपना काम पूरा करके चला गया। 3 साल इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की। उस अपार्टमेंट में 8 वर्ष बिताए हमने। उस समय भारतीयों का जीवन अमेरिका में बहुत कठिन था। उन चुनौतियों को स्वीकार करने के अलावा
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तब के अमेरिका और आज के अमेरिका की जीवन शैली में बहुत अंतर है। छोटी मोटी खाने पीने की सामग्री से लेकर आवाजाही की सुगमता वर्तमान जैसी नहीं थी। ये सारा सारा दिन और कई बार आधी रात तक भी लैब में रहते थे। मैं इस देश में बिल्कुल अकेली हो गई थी। विद्या भी चली गई थी। उसके पति पीएचडी पूरी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरेट ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी करने चले गए। विद्या के साथ ही एक दिन स्टोर में घूमते हुए हमने पहली बार किसी भारतीय महिला को देखा था। वे हमसे बड़ी थीं। उन्हें देखकर हम बहुत उत्तेजित हो गई थीं। वे पहले तो मुस्कुरा दी, फिर पास आकर बड़े मधुर और आत्मीय भाव से हमें पूछा, लड़कियों, इस शहर में अभी आई हो? शादी को भी कुछ ही दिन हुए लगते हैं। घर की बहुत याद आती है। जी, हमारा संक्षिप्त सा उत्तर था। चलो, मेरा घर पास ही है, चाय पानी पी लो और कुछ मुश्किल लग रहा हो तो उसका हल बता दूंगी। कुछ साल पहले ही मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत परेशानियाँ आई थी। जब आप जाना चाहेंगी तो घर छोड़ दूंगी। कार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हमें तो ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी जो हमें रास्ता दिखा सके। दोनों इस देश में भटक रही थी, विशेषतः मैं। उनके चेहरे की सौम्यता और मृदुल स्वर ने स्नेह और आत्मीयता की बौछार कर दी, जिससे हम दोनों वंचित थे। भारत बहुत याद आता था और साथ ही याद आता था परिवार। आंखें छलक गईं और हम एकदम कार में जा बैठी थी। वे बहुत बढ़िया हिंदी बोल रही थी। कार में बैठते ही मैंने उनसे कहा, दीदी, मेरा नाम सारंगी है और इसका नाम विद्या। आपका नाम? उनके चेहरे की मुस्कान और फैल गई। बोली, मेरा नाम सुनंदा भार्गव है और मैं 5 वर्ष पहले ही लखनऊ से यहाँ आई हूँ। मेरे पति डॉक्टर हैं। मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों के पति यहाँ पीएचडी करने आए हैं। हम भी मुस्कुरा दी थी। आज मैं तुम दोनों को अमेरिकन ग्रोसरी से भारतीय खाना बनाना सिखा दूंगी। भारतीय ग्रोसरी यहाँ नहीं मिलती। दालें न्यूयॉर्क से आती हैं, बहुत महंगी होती हैं। विद्यार्थियों के लिए खरीद पाना मुश्किल होता है। घर से आते समय कुछ दालें ले आना। अभी मैं कुछ दालें दे दूंगी। मेरे पास काफ़ी स्टॉक है। दीदी, हम मसाले और दालें भारत से लेकर आई हैं। तब तो अच्छी बात है। 5 मिनट बाद उनका घर आ गया। हम दोनों उनका घर देखकर हैरान रह गई थी। बहुत बड़ा और साफ सुथरा घर। उन्होंने चाय के साथ समोसे और गुलाब जामुन दिए थे। हमारी आंखों की चमक देखकर वे बोली थीं, सब घर बनाना पड़ता है, मैं सिखा दूंगी। तुम दोनों तो अभी बहुत यंग हो, कहाँ बनाना आता होगा सब। सुनंदा दी ने मुझे गृह कार्यों में दक्ष कर दिया। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने घर की बागडोर स्वयं संभाल ली थी। मैंने इनकी पढ़ाई पूरी करवाई। यह इसलिए कह रही हूँ कि अगर इनका ध्यान घर गृहस्थी के कामों में लगवाती तो ये अपना काम एकाग्रचित होकर न कर पाते। कुछ नहीं कहा इन्हें और सब काम अकेली करती रही। जो काम नहीं आते थे उन्हें सीखा। भारतीयों के साथ साथ स्थानीय लोगों से दोस्ती की और अपनी टूटी फूटी भाषा से बातचीत शुरू की। कई बार अपमानित हुए। परोक्ष रंग भेद था। भला हो विद्या का, जो मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखा गई। वकील साहिबा, इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे कुछ मैनेज करती हूँ। जब जब शिकायत की, यह सुनने को मिला, बेवकूफ़, तुम्हें क्या पता मुझे बाहर कितना जूझना पड़ता है। यह अपना देश नहीं है। यह देश मेरा भी नहीं था। अगर नई जगह पर इनका संघर्ष था तो मेरा भी उतना ही था। हाँ, मोर्चे अलग अलग थे। मैंने घर परिवार संभाला और इन्होंने बाहर। फिर भी एक बुद्धिमान कहलाए और दूसरा बेवकूफ़। क्यों? बस मेरा यही मुद्दा है, जो ये समझना नहीं चाहते। स्वीकार करने में इनके अहम को चोट लगती है। ये तो इस बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहते
कि घर की चार दीवारी में रहता हुआ कोई इंसान ग्रो कर सकता है। बच्चों की परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रखी। उसी छोटे से अपार्टमेंट में 4 बच्चे हुए। बच्चे के जन्म के समय ये मुझे भारत भेज देते थे और मैं 6 महीने का बच्चा लेकर भारत से वापस आती थी। हर बार इन्होंने ऐसा किया। मुझे कुछ महीनों का सुख मिल जाता था। मैंने वहाँ सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, क्राफ्ट काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। जब बच्चे पल रहे थे ये आसपास भी नहीं थे। एक रात भी बच्चों के लिए नहीं जगे। इन्हें सुबह लैब में काम करना होता था। मेरे पास कोई मदद नहीं होती थी। घर और बाहर के सब काम स्वयं ही करने पड़ते थे। 4 बच्चों के साथ सारी सारी रात जाग कर मैं सुबह सब काम करती थी। बच्चों को स्कूल भेजती थी। एक इटालियन औरत से दोस्ती गांठ ली थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद उनके कोर्स उससे पढ़ लेती थी और स्कूल से आने के बाद बच्चों को होमवर्क करवाती थी। बच्चों के साथ साथ मैं भी पढ़ गई। फिर भी इनकी नज़रों में बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए और मैं एक घरेलू औरत ही रह गई। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनकर तो हर समय महसूस करवाया कि जो मैंने किया वह हर माँ करती है। यह तो पत्नी और माँ का फर्ज होता है। अगर मैंने एहसास दिलवा दिया कि आपने परिवार को जो आर्थिक सुदृढ़ता और सुरक्षा प्रदान की है, यह एहसान नहीं किसी पर, यह भी पति और पिता के फर्जों में आता है, तो भड़क पड़ते हैं कि अमेरिका में रहने के बाद मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझने लगी हूँ। बुद्धिमत्ता की गलत फहमी हो गई है मुझे। सच कहूँ तो सुनंदा दी के साथ से ही इतने सालों की गृहस्थी निभ गई। वे सुलभ के स्वभाव से परिचित हो गई थीं। मुझे हिम्मत बंधाती रहती थी। 10 साल पहले उन्होंने भी कह दिया था कि बच्चे सब सेटल हो गए हैं, अब इस पुरुष के लिए तुझे और रुकने के लिए नहीं कहूँगी। पर मैं अब तक कोशिश करती रही। कोशिश तो मैंने हर पल हर क्षण की। इनको पार्टियां देनी और पार्टियों में जाना बहुत पसंद है। पार्टियों में जब लोग इनकी पोजीशन और सामाजिक स्तर की बात करते हैं तो इनके अहम को बहुत तुष्टि मिलती है। मैंने बहुत पार्टियां दी और न चाहते हुए भी इनके साथ हर पार्टी में गई। 5 साल पहले मैंने पार्टियां देना और उसमें जाना बंद कर दिया। पार्टी के बाद रात भर मैं रोती थी। वापस घर आते हुए कार में बेवकूफ़ के साथ पता नहीं क्या क्या बना दी जाती थी। मिसेस मेहरा ने कपड़े सुंदर पहने हुए थे और मिसेस खोसला अंग्रेजी अच्छी बोल रही थी। तुम्हें किसी भी बात की तमीज़ नहीं। उम्र भर यही सुनती रही हूँ। उस दिन नहीं सुन सकी थी और कह दिया था, अगर मैं इतनी उजड़ और गंवार हूँ तो क्यों पार्टियों में लेकर जाते हैं, अकेले जाया करें। मैं कब मना करती हूँ, मुझे घर में रहने दें। तुम्हारी खूबसूरती के लिए तुम्हें साथ लेकर नहीं जाता। समाज में मेरा स्तर है। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि सुलभ का अपनी पत्नी पर कोई रौब नहीं। वह असफल इंसान है, अपनी पत्नी नहीं संभाल सकता। यह सुनकर मैंने पार्टियों में जाना बंद कर दिया। अगर यही जगह है मेरी तो संभालें अपना स्तर। पार्टी देना कभी बंद ना करती अगर उस दिन वह हादसा ना हुआ होता। नए साल की पार्टी की मैंने बहुत धूमधाम से तैयारी की थी। नया थीम रखा था। सबने गोल्ड और ब्लैक कपड़े पहनकर आना था। मैंने छोटी छोटी हट्स बनाई थी। चाट पापड़ी, ढोकला, आलू टिक्की छोले, समोसे, कचौरी, भेलपूरी, पाव भाजी, पनीर पकौड़े, पानी पूरी, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन कढ़ी, चावल, दाल मखनी, पराठे, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, पास्ता, लजान्या और फिर मिठाई की दुकान अलग थी। सुलभ ने बार सेट कर दी थी। घर में मधुर संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही थीं। घर की सज्जा सज्जा मेरी कलात्मक रुचि को दर्शा रही थी। सब कुछ देखकर मैं तैयार होकर हॉल में पहुंची ही थी कि सुलभ मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गए। कपड़े बदलो, अपनी उम्र के अनुसार रहना सीखो। मैंने आईने में स्वयं को निहारा
देखती ही रह गई। उम्र बढ़ती नजर नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? ब्लैक गोल्ड ड्रेस और उसी के साथ मैचिंग ज्वेलरी से मैं और भी युवा दिख रही थी। मैं स्वयं भी हैरान रह गई कि मैं 8 पोते पोतियों, नाती नातियों की दादी नानी हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी और लोग पार्टी के लिए आ गए थे। मैंने कपड़े नहीं बदले और बाहर आ गई। कपड़ों का थीम मैंने ही रखा था, मुझे उस थीम का पालन करना था। इनकी आंखें मुझे देखते ही गुस्से में आ गईं। मैं उनसे बेपरवाह मेहमान नवाजी में लग गई। मिस्टर मेहरा पर वाइन का नशा जब हावी हो जाता है तो वे बहुत ऊंचा बोलने लगते हैं। वे जोर जोर से बोलने लगे, भाभी जी, आज तो आप कयामत ढा रही हैं। सुलभ यार, अपना ख्याल रखो, बूढ़े लगने लगे हो। भाभी जी तो अभी भी 30 से ऊपर नहीं लगती। मैं तो हर रोज अपनी पत्नी से कहता हूँ, भाई सारंगी भाभी से कुछ टिप्स लो। वे क्या खाती पीती हैं, जिस शालीनता से वे रहती हैं, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, साड़ी पहनने का सलीका सीखो। हर समय मुस्कुराती रहती हैं, चेहरे से नूर टपकता है। मिस्टर खोसला ने बात आगे बढ़ा दी, यार बड़े लकी हो, भाभी बढ़िया कुक, उत्तम होस्ट, सुघड़ गृहिणी। सुलभ ने बीच में टोक दिया, मेरी पत्नी की प्रशंसा करते रहोगे या पार्टी का भी एंजॉय करोगे? मेरी कमाई पर मैडम ऐश कर रही हैं, मेहनत मैं करता हूँ और क्रेडिट आप सारंगी को दे रहे हैं। मेहरा बोले, सुलभ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेहनत कौन नहीं करता, मैं भी करता हूँ, यह भी करता है। खोसला की ओर इशारा कर वे बोले, मेरी मैडम भी ऐश करती हैं, पर कैसी मोटी थुलथुल हो रही हैं। हमारा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, बेतरतीब रहता है। मेरी मैडम की तो कोई रुचि ही नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारी पार्टियां याद रहती हैं, हर बार नया विषय, नई साज सज्जा, सलीके की होस्ट। जो जितनी प्रशंसा का हकदार है उसे मिलनी चाहिए। तुम्हारी समस्या है कि तुम भाभी की तारीफ सुन नहीं सकते। मैंने देखा सुलभ के चेहरे के भाव बदल गए। उस दिन जान पाई कि पार्टी के बाद मेरे अस्तित्व की धज्जियां क्यों उड़ाई जाती थीं। रात के 12 बजे टाइम स्क्वायर से जब बॉल गिरा, सब ने एक दूसरे को बधाई दी। सुलभ ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। पार्टी के बाद लोग जाने लगे। अंतिम मेहमान के जाते ही मेरे पति ने कसकर मुझे थप्पड़ मारा। मेहरा, और तुम में क्या चल रहा है? साला हर पार्टी में तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता रहता है। मैंने तुम्हें कपड़े बदलने को कहा था, ऐसा न करके तुमने मुझे नीचा दिखाया है। नीचा दिखाकर तुम खुश रह लोगी? कभी नहीं भूलना, यह घर मेरा है। मैं समझ ही नहीं पाई यह सब क्या हुआ। हाथ 911 घुमाने के लिए टेलीफोन की तरफ बढ़े। पुलिस आ जाती और हमेशा के लिए किस्सा समाप्त हो जाता, पर संस्कारों ने रोक दिया। सुलभ का घटियापन दुनिया के सामने आ जाता। मेरी आत्मा को गवारा नहीं था। सुलभ सारी रात नहीं सोए, आलोचना के साथ शिकायतें ही शिकायतें करते रहे। पार्टी का सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। नए साल की शुरुआत से ही मैंने फैसला ले लिया था, पार्टियां बंद। सुलभ मुझे किसी भी पार्टी के लिए मजबूर नहीं कर पाए थे। उन्हें मेरे विद्रोह का आभास हो गया था। मेरे पति को मुझसे बड़ी शिकायत है कि वे मेरे साथ कभी भी वैसा रिलेट नहीं कर पाते जैसा वे अपने सहकर्मियों के साथ कर पाते हैं। सच कहूँ तो बिल्कुल सही कहते हैं। सहकर्मियों के साथ वे दिन में 14 घंटे रह रहे हैं और मेरे साथ बस 1-2 घंटे, और उसमें भी बच्चों की बातें होती थी या घर खर्च की। और विषयों पर कैसे रिलेट कर पाते? उसके लिए समय चाहिए, वह उनके पास था नहीं, विशेषतः मेरे लिए। आप जानना चाहेंगी मैं क्या कह रही हूँ? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। पीएचडी में उनके पास समय नहीं था, मैंने स्वीकार कर लिया था। लैब में टाइमर लगाकर आते थे, रिएक्शन चल रहा होता था और खाना खाकर वे वापस लैब चले जाते थे। उस समय मेरे लिए समय नहीं था। फिर पोस्ट डॉक्टरेट में भी यही हाल रहा। तब मेरे साथ साथ बच्चों के लिए भी टाइम नहीं था। उसके बाद तो बस उनकी आदत ही हो गई। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर
तो वे बहुत महत्वाकांक्षी हो गए। साइंस की दुनिया में बहुत आगे जाना चाहते थे। आगे जाने की धुन में इतना आगे बढ़ गए कि हम सब पीछे छूट गए। और जब जब मैंने इस तरफ ध्यान दिलाना चाहा, इन्होंने इसे झगड़ा समझा और बच्चों के सामने कह दिया कि तुम्हारी माँ बेवकूफ़ है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ समझती नहीं और मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं। बच्चे छोटे थे, समझ नहीं पाए। बड़े होकर उन्हें समझ में आया कि माँ क्या कहती थी और बाप उसका क्या उत्तर देता था। ऐसे हालत में माँ ने उनके लिए क्या किया। कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए। मुझे अंग्रेज़ी अच्छी तरह से नहीं आती थी, फिर भी जाती थी। मेरे बच्चों के भविष्य की बात थी। बच्चों के लिए मैंने अंग्रेज़ी दूसरी भाषा के रूप में विशेष क्लास में जाकर सीखी। बच्चों के किसी खेल या डांस शो में नहीं पहुंचते थे। अगर बच्चे शिकायत करते तो उन्हें डांट पड़ती। उनके पिता बहुत बिजी हैं, एहसास कराया जाता। बच्चे बहुत दुखी होते थे। मेरे पति काम और परिवार में तालमेल नहीं बिठा पाए। महीनों उन्होंने मेरी ओर देखा नहीं। करवट बदलकर सो जाते थे और मैं रात रात भर रोती थी, प्यासी देह को समेट कर सुबकती। सावन में स्पर्श की बूंद न गिरती। सर्दी में बदन छुअन विहीन तपिश की लौ में झुलसता रहता और गर्मी में उनकी एक नज़र के लिए रात भर तड़पती रहती। ऋतुएं आती चली जाती और वे पौरुष के झूठे दंभ में अकड़े खोखले वृक्ष से सूखे रूखे बने रहते। आईने के सामने खड़े होकर स्वयं को निहारती, मुझ में क्या कमी है जो मेरे पति मेरी ओर नहीं देखते। हीन भावना की शिकार हो गई थी। 25 वर्ष की उम्र तक 4 बच्चों की मां बन गई थी। कई बार उनके पास रोई थी। उन्होंने दोषित महसूस करवाया था। 4 बच्चों के बाद औरत में अगर इच्छा उत्पन्न होती है तो बेवकूफ़ों की सोच और खाली दिमाग की देन है। मुझे बहुत बाद में पता चला, जब बेटा डॉक्टर बना, कि समस्या उनकी अपनी थी, मेरी नहीं। वे उसे मानना नहीं चाहते थे। स्वीकारते तो पुरुष अहम और छूटे झूठे दंभ पर चोट आती। अपने दोष को छुपाने के लिए वे मुझे बेवकूफ़ कहते रहे। 4 बच्चे उनकी मजबूरी की देन थी, या यूं कहूँ कि पता नहीं कैसे हो गए। भरी जवानी से अब तक मैं मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहती रही हूँ। भीतर की औरत के उमड़ते संवेगों को दबाकर संस्कारों में बंधी चलती रही। वे तो अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। तड़पती तो मैं रहती थी। किसी और पुरुष की तरफ देख भी नहीं पाई। गुनाह लगता था। प्रकृति जब मजबूर करती तो ठंडे पानी के शावर में खड़ी होकर देह को शांत करती। जब तक माँ बाप रहे अलग होने की सोची नहीं। उन्हें बुढ़ापे में सदमा नहीं देना चाहती थी। उनके बाद अलग होने का बहुत बार सोचा था। बच्चे भी साथ देने को तैयार थे। वे मेरे दर्द को समझते थे, बस मर्यादा में बंधी रही। उसी को मेरे पति ने मेरी कमजोरी समझा। आपको यह जानकर दुख होगा कि मेरी बेटियों ने स्थानीय पति ढूंढे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें अमेरिका कल्चर से प्यार है। अमेरिकी लड़कों के साथ गृहस्थी निभाते हुए भी वे भारतीय हैं। वे अपने बाप के व्यवहार, स्वभाव और मानसिकता से इतनी आहत हुई कि भारतीय मर्दों और उनके दोहरे मानदंडों से नफरत करने लगी। आपके दिमाग में यह प्रश्न कौन रहा होगा कि जब जीवन के इतने वर्ष एक पुरुष को दे दिए तो अंतिम प्रहर में अलगाव का निर्णय क्यों? अब और नहीं सहा जाता। वे स्वयं ही मुझे इस निर्णय के लिए मजबूर कर रहे हैं। वे स्वयं ही मुझे इस निर्णय तक ले आए हैं। उस दिन भी मैंने उनको उनके फर्जों की तरफ इंगित किया। वे चिल्ला पड़े, सारंगी तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें मेरी कद्र नहीं, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। मैंने तुम जैसी एक अनपढ़ गंवार को संवार दिया। पश्चिमी सभ्यता और अमरीकी वातावरण ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरे बिना तेरा अस्तित्व है ही क्या? तेरी नींव खोखली है। आज अगर मैं तुझे तलाक दे दूं तो तेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं।
यह सब सुनकर भीतर की औरत ने विरोध कर दिया। स्वाभिमान को चोट लगी, आखिर बोल ही पड़ी, वर्षों से जो चाह रही हूँ मैं वह कर नहीं पाई, आप ही कर दें तो इस नाचीज पर एक और एहसान हो जाएगा, उम्र भर आभारी रहूंगी। सुनकर वे और भी भड़क गए। तुमसे रिलेट करना मुश्किल है, पति हूँ तुम्हारा, तुम मुझे कैसे तलाक दे सकती हो? समाज में क्या मुंह दिखाओगी? बच्चे क्या सोचेंगे? आप तलाक दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? समाज की चिंता न करें, वह मैं संभाल लूंगी, बस आप तलाक दे दीजिए। जीवन में पहली बार आवाज ऊंची की थी। उसे वे अनसुना कर बच्चों को फोन मिलाने लगे थे। बच्चों ने क्या कहा मैं नहीं जानती, पर वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए थे। वे अभी भी 40 साल पहले की मानसिकता में जी रहे हैं। पूरे कस्बे में वे अकेले पढ़े लिखे थे, एक तरह की आत्ममुग्धता के झूठे जाल में फंसे हुए हैं। आज तक उससे निकल नहीं पाए, निकलने की कोशिश भी नहीं करते। कुंठित व्यक्तित्व है उनका, समय के साथ बदलना नहीं चाहते। रिटायरमेंट के बाद हालत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। वर्षों से ये सुबह काम पर जाते थे और मैं अपने तरीके से सब काम करने की आदी हो चुकी हूँ। अब ये घर पर रहते हैं और सवेरे से शाम तक मेरी हर छोटी बड़ी बात में दखल देते हैं, हर कदम पर रोक टोक करते हैं, खाने में मीन मेक निकालते हैं। किसका फ़ोन आया, क्यों आया, इतनी देर बात क्यों की, मिनट मिनट का हिसाब चाहिए इन्हें। कोई शौक भी नहीं है जिसमें इनका ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी तरफ लगे। ये मुझे पत्नी, दोस्त, साथी बनाकर नहीं चलना चाहते। इन्हें एक नौकरानी चाहिए जो इनके इशारों पर नाचती रहे और इन्हें बिजी रखे। इन्होंने मेरा सांस लेना दूभर कर दिया है। मेरा अब अपना संसार बसा हुआ है। मैं यहाँ के संघर्ष और चुनौतियों से बेहद परिपक्व हो गई हूँ, समय के साथ परिवर्तित हुई हूँ। बच्चों की शादियों के बाद मैंने अपने जीवन के अर्थ ढूंढने शुरू किए हैं। वे राहें ढूंढी जिन पर चलकर मैं किसी की मदद कर सकूं। सुबह जिम जाती हूँ, उसके बाद अस्पताल में नर्सों की सहायता करने चली जाती हूँ। दोपहर में थोड़ी देर आराम करके पेंटिंग करती हूँ। इस देश में आकर मैंने अपने इस शौक को बढ़ाया है। बचपन में पेंटर बनना चाहती थी। मेरी पेंटिंग की प्रदर्शनियाँ हर शहर में लगती हैं। शाम को वृद्ध आश्रम में वृद्धों के साथ समय बिताने जाती हूँ। सप्ताहांत मंदिर के कार्यों में व्यस्त रहती हूँ। बच्चों को जब जब मेरी ज़रूरत पड़ती है उन्हें समय देती हूँ। ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलने जाती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा संसार है। सुलभ के रिटायर होने के 1 महीने के भीतर मैंने महसूस किया कि मेरी सोच और जीवन मीमांसा में और उनके जीवन दर्शन में बहुत अंतर है। वे जिस मानसिकता में अभी भी जी रहे हैं, मेरा उनके साथ साथ निभा पाना बहुत कठिन है। लैब की दुनिया में रहने वाला साइंटिस्ट अपनी 4 दीवारों से बाहर कुछ देख, सोच और समझ नहीं पाया। अपने बड़प्पन के दर्प में ही डूबा रहा और 10वीं पास लड़की जिसने रोज इस देश में संघर्ष किया और 4 बच्चों को पढ़ाया, सोच और समझ दोनों में बहुत आगे निकल गई। मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं, एक बेटी वकील और दूसरी प्रोफेसर है। मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। भावनात्मक स्तर पर मैं उनसे बहुत दूर निकल चुकी हूँ, क्षितिज से परे। मैं सचमुच सुलभ से रिलेट नहीं कर सकती। सारंगी ने अपनी दास्तां को यहाँ विराम दिया। केस फाइल में बंद हो गया। उसका क्या अंत हुआ, गोपनीयता के तहत बता नहीं सकती। धन्यवाद।